So a warm good morning to all of you. You are most welcome on our YouTube channel डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ, 1987 के अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ। मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं बेटा वो 10 चैप्टर्स आते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर 10 चैप्टर है। ये मेंटल हेल्थ एक्ट पहले इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था, उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट आया। ये मेंटल हेल्थ एक्ट हमारे एज ए नर्स हमारे लिए कानूनी सेफगार्ड का काम करता है, मींस हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये हमारे पेशेंट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और एज ए नर्स हमें भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो पेशेंट के साथ जो क्रूअल्टी होती थी, इंडिग्निटी होती थी, उसको मेंटेन करता है, रोकता है। क्रूअल्टी और इंडिग्निटी का मतलब क्या समझेंगे आप? इंडिग्निटी एक पेशेंट की ये भी होती है कि आप उसे बिना नाम के पुकार रहे हैं, बेड नंबर 7 इधर आइए, ये इंडिग्निटी है। आपको नाम पता होना चाहिए, उसके नाम के साथ आपको बुलाना चाहिए, रमेश जी आप आइए, हमें आपको दवाई देनी। इंडिग्निटी, आप पेशेंट के ऊपर चिल्ला रहे, वो तो और भी एक अलग लेवल की इंडिग्निटी है, लेकिन आप यदि पेशेंट को नाम के साथ भी नहीं पुकार रहे तो ये इंडिग्निटी आती है, क्रूअल्टी आती है। इन सब को रोकता है ये मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसके अंदर 10 चैप्टर है। तो बेटा आपको समझ में आया मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर 10 चैप्टर है। अब जब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 के अंदर क्या किया गया बेटा, डेफिनेशंस बोली गई। डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले आता है कि जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में जो एसाइलम था उसको मेंटल हॉस्पिटल बोला गया, और इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में जो हम ल्यूनेटिक बोलते थे मेंटल पेशेंट को, उसको मेंटली इल पर्सन बोला जाने लगा। क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स को क्रिमिनली मेंटल इल पर्सन बोला जाने लगा। साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम की टर्म आ गई, अब कोई यहां एसाइलम नहीं बोलते थे। साइकेट्रिस्ट की टर्म आई एक कि एमबीबीएस के बाद में यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या एमडी या डीएनबी यदि कर लेता है तो उसे साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे चैप्टर 1 के अंदर एक्सप्लेन की गई। उसके बाद में आता चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर क्या किया गया कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर, बेटा सुनना, मैं एक लाइन में आपको एक शब्द में समझा देता हूं। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज डेवलप की गई थी। मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज मींस हमारे यहां पर सेंट्रल लेवल पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज बनाई गई कि जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज स्टेट लेवल को सुपरवाइज करे, देखे और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को फॉलो करे और उनको अपग्रेड करती रहे। ये चैप्टर 2 के अंदर मींस रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए कि सेंट्रल लेवल पर ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज होंगी, ये सुपरवाइज करेंगी, ये हॉस्पिटल्स को चलाएंगी, ये क्राइटेरिया सेट करेंगी और इनको चेक करेंगे। ये दिखाया गया बेटा सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज के ऊपर। चैप्टर 3 की जब बात करते हैं बेटा हम कि चैप्टर 3 के अंदर क्या है, तो चैप्टर 3 के अंदर गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। गाइडलाइंस चैप्टर 3 के अंदर बेटा क्या किया गया, गाइडलाइंस फॉर मेंटल हॉस्पिटल। मींस नॉर्मली बेटा आज आप कोई नर्सिंग कॉलेज खोलते या कोई स्कूल खोलते या कोई हॉस्पिटल खोलते तो उसके लिए गाइडलाइंस होती है कि आपको इन गाइडलाइंस के बेस पे हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करना है, हॉस्पिटल खोलना है, ये चीजें आप फॉलो करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें आप लिखेंगे। तो हमारे इसके अंदर क्या किया चैप्टर 3 के अंदर, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। यहां गाइडलाइंस लिखी गई, जैसे बेटा नर्सिंग कॉलेज खोलने के दौरान गाइडलाइंस होती है, 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रिंसिपल चैम्बर, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। एक किताब लिखी हुई है पूरी, वहां यहां तक लिखा हुआ कि प्रिंसिपल रूम के अंदर टॉयलेट और लेट बाथ अटैच होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, इतने बाई इतने का कमरा होना चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए। क्योंकि हम इंडियंस तो क्या है कि यदि वहां पर पेन का स्टैंड नहीं लिखा तो हम रखेंगे नहीं। यदि प्रिंसिपल रूम के लिए पेन का स्टैंड नहीं लिखा हुआ तो हम लोग रखेंगे नहीं। और कोई आएगा और हमसे कहेगा पेन का स्टैंड नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये देखो जी कहां लिखा है इसमें पेन का स्टैंड। तो क्लियरली दे हैव रिटन एवरीथिंग। हॉस्पिटल सेटअप के लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका ये हॉस्पिटल होना चाहिए, इतने दूर होना चाहिए, इतने बेडेड होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सन एक्सपोजर होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है चैप्टर 3 के अंदर। और इसके अंदर
इंस्पेक्शन करने की टीम के बारे में भी लिखा हुआ है कि आप हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे और यदि उनके अंदर कोई कमियां पाई जाती है तो आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? ये चीज समझ में आ गई? आगे समझ में? इसके बाद ये 16 साल से कम बच्चों के लिए आप अलग से मेंटल हॉस्पिटल बनाएंगे और एल्कोहल के लिए डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, जिनका एल्कोहल और ये चीजें जो बिहेवियरल चेंजेस है उनके लिए आप अलग सेंटर खोलेंगे और मेंटली इल प्रिजनर्स के लिए अलग रखेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, ये चैप्टर 3 के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया वो गाइडलाइंस फॉर मेंटल हॉस्पिटल को एक्सप्लेन किया गया। अब हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 के अंदर एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर की जब बात आती है तो इसने ये बोला है भैया कि इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर 5 जो प्रोसीजर है वो तो सेम है। 5 प्रोसीजर तो क्या है? सेम हो गई। एक प्रोसीजर एक्स्ट्रा हो गया, 1 प्रोसीजर एक्स्ट्रा हो गया। उस प्रोसीजर को नाम क्या दिया गया बेटा? इमरजेंसी एडमिशन। इसको क्या नाम दिया गया बेटा? इमरजेंसी एडमिशन। इस इमरजेंसी एडमिशन में क्या करते कि यदि कोई पर्सन एडमिशन करवाना चाहता है किसी सर्कमस्टांसेस में तो उसका रिलेटिव या उसके दोस्त एक एप्लीकेशन लिखकर एडमिशन के लिए हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये डिसाइड करता है दिस टाइप ऑफ एडमिशन विल नॉट रिक्वायर टू रिसेप्शन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इस तरीके में कोई भी रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती है किसी की भी, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडमिशन ऑन इमरजेंसी बेसिस। अब सुनना बेटी, इसके अंदर जो एक लाइन लिखी हुई है, पेशेंट कैन कम टू हॉस्पिटल डायरेक्टली टू टेक ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ये ज्यादा से ज्यादा 90 डेज तक पेशेंट को ले सकते, 90 डेज तक ट्रीटमेंट कर सकते। 90 डेज के बाद इन्हें पेशेंट लेना है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। अब यदि इनको मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना तो हमारे कानून ने रुखसान उसको परमिशन दी कि आप 90 डेज के बाद इसे डिस्चार्ज कर दो और फिर रीएडमिट दिखा दो। तो ये एक जो चैप्टर 4 के अंदर 5 प्रोसीजर थे एडमिशन के, एक प्रोसीजर को और जोड़ दिया गया जिसको क्या बोला गया बेटा? इमरजेंसी एडमिशन। ये चीज समझ में आई बेटी? इस इमरजेंसी एडमिशन के अंदर 90 डेज समझ में आ गया? आगे बेटे समझ। उसके बाद चैप्टर जब 5th की बात की जाती है, 5वें नंबर जब चैप्टर की बात आती है तो ये इंस्पेक्शन, डिस्चार्ज नहीं, इसमें एडमिशन प्रोसीजर दिखाया है। एडमिशन, डिस्चार्ज एंड पैरोल मींस पेशेंट को आप कैसे इंस्पेक्ट करोगे। एडमिशन एंड डिटेंशन कर लो बेटा इसको, एडमिशन एंड डिटेंशन, डिस्चार्ज नहीं, डिटेंशन प्रोसीजर। और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर 5th है, इंस्पेक्शन कॉमा डिस्चार्ज एंड पेरोल, इसके लिए रूल्स बताए कि आप कैसे पेशेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करोगे, यदि कमी निकलेगी तो क्या पनिशमेंट दोगे, कैसे डिस्चार्ज करोगे, और पेरोल मींस आप जमानत पर उसे कैसे रिलीज करोगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चैप्टर 5th के अंदर लिखे। चैप्टर 6 के अंदर जुडिशियल इंक्यूशन के बारे में लिखा गया, डील्स विद जुडिशियल इंक्विशन, INQUISITI, जुडिशियल इंक्विशन। जुडिशियल इंक्विशन का मतलब जुडिशियल इंक्वायरी। इसके लिए यदि कोई पर्सन प्रॉपर्टी रखता है या मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यदि कोर्ट को लगता है तो वो प्रॉपर्टी को केयर टेकर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान लुकिंग आफ्टर बोथ हिमसेल्फ इज प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर कैन बी इशूड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन। यदि कोई पर्सन अपने आप की देखभाल नहीं कर पा रहा और अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर पा रहा तो कोर्ट उसे गार्जियन प्रोवाइड कर देगा, और यदि वो अपनी प्रॉपर्टी की ही देखभाल नहीं कर पा रहा तो उसे हम एक मैनेजर प्रोवाइड कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 पे जो आया था बेटा
वो था बेटा लायबिलिटीज इन द मेंटल हॉस्पिटल। मींस यदि कोई पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उसकी लायबिलिटीज, उसकी जो अपेक्षाएं वो खरा उतरना चाहिए और उसको सारी लायबिलिटीज मिलनी चाहिए जो उसको जरूरत है। चीज समझ में आई? लायबिलिटीज का कहने का मतलब यह है कि उसको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो कि एक पेशेंट को राइट होती। उसके बाद चैप्टर 8 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन, मींस चैप्टर 8 के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया था वो एक्सप्लेन किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करना, ये एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 8 के अंदर। चैप्टर 9 के अंदर ये चीज समझ में आ गई बेटा? चैप्टर 8 हो गया। अब मैं चैप्टर 9 और 10 ऊपर लिख देता हूं। चैप्टर 9 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है डील्स with the penalties and procedure for establishment and maintenance of psychiatric hospital and nursing home, penalties and procedures for mental hospitals। मींस कहने का मतलब यह बेटा कि हम यदि मेंटल हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज मेंटल हॉस्पिटल बनाते या मेंटल नर्सिंग होम हम यदि ओपन करते तो उसके अंदर यदि कोई कमियां पाई जाती है या कोई पेशेंट की कोई लायबिलिटी नहीं मिल पाती तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पेनल्टीज फिक्स की है जो कि उनको दी जाती है। और प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से वो परमिशन ले सकते हैं और पेनल्टीज से बचने का क्या प्रोसीजर है, तो ये सारा कानून लिखा गया चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अब कम से कम एज ए नर्स हम ये तो बता सकते मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 पढ़ना, उसके चैप्टर नंबर 9 में पेनल्टीज दिखाई गई है पूरी। सोचेगा यार वकालत कर रखी है। चैप्टर 10 के अंदर मिससेलेनियस लीगल एड, मिससेलेनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन, MISCLLANEOS, मिससेलेनियस रूल्स मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं एक मेंटली इल पर्सन से रिलेटेड, वो चैप्टर 10 में दिखा रखे हैं। चीज समझ में आ गई आपको? आ गई समझ में दोस्त? अब हम आ जाते हैं बेटा एक क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैकनॉटन रूल। आपको मैं बताऊं बेटा, एक मैकनॉटन रूल ये आता है क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर या क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर आता है बेटा मैकनॉटन्स रूल, MCNAUGHTONS, मैकनॉटन्स रूल। इस मैकनॉटन्स रूल के अंदर क्या होता है बेटा कि एक मैकनॉटन नाम का एक आदमी जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील को मारना चाहता था, तो इन द ऑफेंस ऑफ डिल्यूजन, देखो किताब की भाषा बोल रहा हूं मैं, इन द ऑफेंस ऑफ डिल्यूजन मैकनॉटन्स हैज शॉट द पिस्टल ऑन द रॉबर्ट पील। रॉबर्ट पील सेफली, रॉबर्ट पील is safe and who has killed एडवर्ड ड्रूमंड। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील के ऊपर उसने पिस्तौल चलाई, उस पिस्तौल से रॉबर्ट पील जी तो बच गए और उनका जो पीएस है, पीए एडवर्ड ड्रूमंड, वो मर गया। उसके बाद ये किसने चलाई? मैकनॉटन ने। किस में चलाई? डिल्यूजन के अंदर, इन द ऑफेंस ऑफ डिल्यूजन। That McNaughton was arrested and afterwards lot of judges are invited. McNaughton is not feeling any guilty and any shame on this work. Then after that judges are told that during that offense, और ये हमारे इंडियन पेनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860 के अंदर भी लिखा हुआ है वही लाइन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग it by reason of unsound mind, during the time of crime is having unsound mind, is incapable of knowing the nature of the act, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या होंगे, और that he is doing either wrong or contrary to law, जो कानून के खिलाफ है कि नहीं, इस तरीके के बिहेवियर को ऑफेंस नहीं माना जाता और उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से बरी कर दिया। ये एक रूल बन के आया मैकनॉटन रूल। तो बेटा मैकनॉटन रूल समझ में आ गया आपको? ये क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैकनॉटन रूल का क्वेश्चन भी आया हुआ है
कि क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू मैकनॉटन रूल। उसके बाद सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है मेंटल हेल्थ की, जिसमें आता मैरिज। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यदि मैरिज किसी के अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ हो रही है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज यदि वो अनसाउंड माइंड है तो ऐसी मैरिज को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार नहीं हो सकता, और ऐसे पर्सन की विटनेस भी नहीं मानी जाती है कहीं भी। टेस्टेमेंटरी या वसीयतनामा, ऐसे यदि कोई मेंटली इल पर्सन, यदि इंडियन पेनल कोड के अंदर उन्होंने कहा कि यदि कोई पर्सन अपनी विल डीड लिखना चाहता है तो वो रिटर्न में होनी चाहिए। वो अपनी बिल को अपनी लाइफ के अंदर कभी भी चेंज कर सकता है, और यदि कोई मेंटली इल पर्सन की कोई केयर कर रहा है या वो लिख रहा है तो वो उससे 2-3 पर्सन उसके सपोर्टिंग में हो, क्योंकि मेंटली इल पर्सन कभी भी वसीयतनामा नहीं लिख पाएगा। लेकिन यदि कोई और उसके साथ है ही नहीं है तो वो कोर्ट के थ्रू वसीयतनामा लिखवाई जाएगी, जिसके अंदर कोर्ट जो साथ में रहता है उसको बताता है कि हाँ ये इसकी इच्छा है तुम्हें देने की, तो तुम इसकी देखभाल करोगे। वो कोर्ट के थ्रू लिया जाता है। आजकल लोग कोर्ट के थ्रू सर्वेंट लेने लग गए कि कोर्ट से अपॉइंट करवा के लेके आते हैं, सर हम ये सर्वेंट ले रहे हैं। जैसे नॉर्मली पुलिस वेरिफिकेशन तो आजकल का, पहले तो क्या होता था, नौकर बाबूजी नौकरी चाहिए, जा भाई आ जाना कल से। अब जैसे जैसे क्राइम बढ़े तो पुलिस के वेरिफिकेशन होने लग गए कि घर में नौकर रखो, किराएदार रखो, पुलिस वेरीफाई करवाओ, स्टैंप पेपर बनवाओ। आजकल क्या हो गया, कोर्ट की रजिस्ट्री हो गई जी, नौकर भी रजिस्ट्री करवाते हैं जी, 5 साल के लिए मेरा कमिटमेंट है इतने इतने में, और ये बंदा यहां इससे यहां नौकर रहेगा। और नहीं क्या होते, मालिक को रात को मार दिया, दूसरे दिन वही प्रॉपर्टी के मालिक बन के बैठ जाते हैं, हाँ मैं तो नहीं हुआ जी का लड़का था, मैं ही हूं मालिक। अब तो साहब नहीं बचे, फैमिली में कोई नहीं बचा, संभालना तो मुझे ही। अब तो ऐसे लोग भी आते हैं। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ओनली पर्सन, जो पर्सन एंटाइटल है ट्रांसफर करने का वो ही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। रोल ऑफ नर्स इन लीगल एस्पेक्ट, नर्सेज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एज ए नर्स हमें अवेयर होना चाहिए मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में अवेयर होंगे जब ही हमें पेशेंट के राइट्स पता होंगे, पेशेंट के बारे में पता होगा कि पेशेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट राइट्स अपने पास रखता है। शी शुड बी क्वालिफाइड टू वर्क इन ए साइकेट्रिक वार्ड, और नर्स को साइकेट्रिक वार्ड के अंदर वर्क करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम लेते रहना चाहिए, और एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पेशेंट था, क्रिमिनल लायबिलिटीज थी और तुमने घर भेज दिया तो फिर वो तुम्हें ले जाएंगे उठा के कि तुमने वो तो भेज दिया अब तुम आ जाओ। पेशेंट के रिकॉर्ड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है पेशेंट का ट्रीटमेंट के दौरान, और यदि कोई पर्सन रिकॉर्ड को कोई असेस नहीं कर पाए, कोई मिसयूज नहीं कर पाए, इसका ध्यान देना है। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत लोग आते हैं, सर जी फोटो मिल जाएगा क्या, इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी क्या, तो कभी भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक नहीं होने देना है, और स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक लीगल एस्पेक्ट्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग कंप्लीट होते हैं, जो कि आपको पढ़ना है। एक बड़ा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बात करो और बताते रहो। थैंक यू सो मच।